यस बच्चों सामने बच्चों रेडी। देखो अगर मेरा जो अगला पढ़ाई है, अच्छा आपको लिखाना भी तो पड़ेगा। ABCDEFGH कहां तक गए थे? M लिखो M। असेट सीलिंग। सीलिंग किसको बोलते हैं? छत को, एक लिमिट को जहां से ऊपर आप नहीं जा सकते। पक्का? ग्रेट। अब इसका उस कहानी से कैसे कनेक्शन निकलता है आप देखोगे। मान लो बच्चों रेडी, मान लो आपका डीबीओ आया 400, मान लो आपका प्लान असेट का फेयर वैल्यू आया 460, और मान लो आपका अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट आया 30। ये दोनों को आपने नेट किया, आपका आया 90 का एसेट। इसके पहले आप लोगों का यहां पे नेट हर बार लायबिलिटी ही आया था, लायबिलिटी ही रहता है मेजॉरिटी में। यहां पे एसेट आ गया, तो मैं आपको क्या बोला था? सर एसेट साइड में दिखा देंगे, आप यही बोले थे, आज भी वही बोल रहा हूं। अब एक एक्स्ट्रा चीज, मान लो असेट में सीलिंग है। भाई हम लोग असेट क्यों बोलते हैं मुन्ना? कि भाई आने वाले साल में, भाई मेरा तो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ ना, तो आने वाले साल में मेरे को कंट्रीब्यूशन फिर कम होना चाहिए, या मेरे को मेरा पैसा, मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे को मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। यस और नो? पर मान लो हिंदुस्तान में ग्रेच्युइटी एक्ट में मान लो एक लिमिट है, एक लिमिट है कि कोई भी कीमत में आपका जो कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन होएगा और जो पैसा आपको वापिस मिलेगा, आइदर और या प्लस, जो भी बोल दो, या तो हमको वापस मिलेगा पैसा, या मेरा कंट्रीब्यूशन लेस होगा, या मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेस होगा और थोड़ा पैसा हमको वापस मिलेगा। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दिया है, बोला कोई कीमत में आपको 70 से ज्यादा वापस नहीं मिलेगा। इस 70 का अमाउंट को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल रिफंड एंड रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन। घबराना मत, रिडक्शन इन कॉन्सेप्ट हम दे दिए, नाम से क्या डरना। रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रिफंड, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू, भाई सब कुछ तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही निकल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे मेरा जो अवेलेबल रिफंड है और मेरा जो रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन है वो 70 है, और मेरा बुक बोल रहा है मेरा असेट 90 है। एस 15 बोलता है बैलेंस शीट में 70 ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि असेट दिखाने में सीलिंग लग गया आपके ऊपर। अब 90 की असेट को अगर 70 दिखाओगे, 20 का आगे बोलना है, मैं वेट करूंगा, आराम से बोलो, रॉन्ग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 20 का लॉस दिखाना होगा, लॉस हुआ ना, तो ये 20 का लॉस आपको पीएल में डालना पड़ेगा। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ असेट सीलिंग, क्या बोलेंगे? लॉस ऑन अकाउंट ऑफ असेट सीलिंग। तो ये जो इतने सारे लॉस प्रॉफिट दिखाए ना तुमने बेटा, एक और आ जाएगा जिसका नाम होगा लॉस ऑन अकाउंट ऑफ असेट सीलिंग। आप 1 2 3 4 5 दिखाए, छठा आ जाएगा। खाली हां बोल दे, हम बहुत इज्जत से समझा दिए, हां बोल दे, लिखो। ये अभी बोलेंगे, देखना RIC आ जाएगा। लिखो, when the balance sheet presentation
shows, SHOWS, net asset. When the balance sheet presentation shows net asset, comma, we must find the, इसका फुल फॉर्म आराम से लिखो, दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ए के बाद एफ भी लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड एंड रिडक्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस. फ्यूचर नॉर्मल वर्ड लगना ही था वहां पे, मतलब नहीं भी लगाओगे तो फ्यूचर में तो रिफंड मिलेगा रे बाबा. एंड रिडक्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन. एक बार रिपीट करो सेंटेंस को अभी तक का. व्हेन द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन शोज नेट एसेट, वी मस्ट फाइंड the present value of available refund and reduction in contributions and फिर लिखो and compare the two. Full stop. The loss, if any, goes to P&L. इसमें प्रॉफिट होने का चांस नहीं कम नहीं है. या तो मैक्सिमम 90 का 90 असेट रहेगा या सीलिंग हिट होगा. नहीं समझे? तो अगर हिट, देखो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये होता ही नहीं. मैं कभी देखा ही नहीं इंडिया में कोई कंपनी में. दिस आई हैड नॉट सीन. बट इफ एट ऑल इट विल बी देयर. ये अगर छोटा होगा तभी इज्जत काम आएगा. मतलब बड़ा तो हो ही नहीं सकता भाई, मेरा 90 का असेट तो मेरे को सरकार 90 से ज्यादा वापस कैसे दे देगी? सरकार तो लिमिट ही लगाएगी, सीलिंग ही लगाएगी. अगर सरकार ने सीलिंग लगा दिया तो इसमें लॉस होने का चांस है. वो लॉस पीएल में डाल देना और बैलेंस शीट में नेट एसेट को दिखला देना. लिखो, the asset will be shown, full stop, the asset will be shown by the ceiling amount. By the ceiling amount. पहले तीनों चारों पढ़ा दे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे एक साथ. कि इसका क्वेश्चन कर दें? पढ़ा दूं पक्का? नीचे लिखो एन. मंडे जाएगा डिस्कशन 15-20 मिनट, आधा घंटा मंडे का. फर्स्ट हाफ में इसको करके फिर सेकेंड हाफ में नया एस कर लेंगे. हड़बड़ी नहीं करते हैं. और फिर छोड़ना भी तो 4 बजे, थक भी गए. बोलो. कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट. बोलू. कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये पिक्चर है, ये मान लो ये 400 है, ये 30 है और ये मान लो 300 है. मान लो ये पिक्चर है. अब हमारा यहां पे क्या हुआ ना बेटा, अपने कंपनी में एक डिवीजन बंद कर दिए हम लोग. टेक्सटाइल का एक डिवीजन था, वो बंद कर दिए. तो उनके एम्प्लॉय लोगों से बात किए कि देखो अब हम आप लोगों का और ग्रेचुइटी दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये डिवीजन ही बंद हो रहा है. तो आपका लायबिलिटी को कर्टेल करना होगा, कम करना होगा.
और वन टाइम आप पैसा मांगते हो तो हम लोग वन टाइम पैसा देकर के आपको विदा भी कर देंगे। पैसा देकर के विदा करना इज सेटलमेंट, लाइबिलिटी को कम करना इज करटेलमेंट। करटेलमेंट पहला स्टेप होता है, सेटलमेंट दूसरा स्टेप होता है। करटेल करके सेटल ही किया जाता है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है बट नॉर्मली यही रूल है। तो मान लो मैंने उनकी लाइबिलिटी को कर्टेल किया, तो लाइबिलिटी जब कर्टेल होता है ना, लाइबिलिटी कर्टेल हो रहा है, याद रखिएगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका थोड़ी बाल भी बांका हो रहा है। मेरा प्लान असेट थोड़ी चेंज होगा यार, मैं लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं ना, इंप्लॉई के साथ बैठ करके। तो लेबर यूनियन के लोग बैठते हैं, मैं बैठता हूं, बात होती है कि भाई देखो ये सीन है। तो मान लो मेरा लाइबिलिटी कम होकर के 391 हो गया, करोड़ में है। मान लो मेरा अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट कम होकर के 27 हो गया। मान लो मेरा प्लान असेट वही रहा। इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर कटेलमेंट, इसको बोलते हैं आफ्टर कटेलमेंट। ओके, मान लो बिफोर कटेलमेंट मेरा लाइबिलिटी इतना था, प्लान असेट इतना था, क्या ये अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट इतना था। पोस्ट कटेलमेंट मान लो ये अमाउंट हो गए, बोलो पोस्ट कटेलमेंट ये अमाउंट हो गए। इसका नेट निकाल के दो मेरे को, घबराना मत, एकदम निकालो आराम से। देखो माइनस करो, माइनस है ये 64। तो 70 मेरा क्या था? बिफोर कटेलमेंट मेरा नेट लाइबिलिटी था। आफ्टर कटेलमेंट मेरा नेट लाइबिलिटी हो गया 64। मेरा नेट लाइबिलिटी कम हो गया, 6 का प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं गेन ऑन कर्टेलमेंट। कर्टेल कम कर देना, कर्टेल कर देना। हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो कर्टेल योर ट्रैवल, कट शॉर्ट करने को बोलते कर्टेल। कर्टेल योर मैच टाइमिंग, कम कट शॉर्ट करो। तो ये कर्टेलमेंट एकदम इजी, कुछ नहीं, आपको खाली चेक करना है कि बिफोर कर्टेलमेंट का डेटा क्या है और आफ्टर कर्टेलमेंट का डेटा क्या है। डेटा आपको मिल जाएगा, सब कुछ छोटा छोटा हो जाएगा, सिर्फ प्लान असेट बदलेगा नहीं। तो बस सामने आ गया सब कुछ। नेट लॉस नेट गेन निकाल, इसमें गेन ही आता है, इसमें गेन ही आता है। कर्टेल कर रहे हो ना। फिर उसके बाद बोलेगा इन लोगों ने सेटल कर दिया और 40 लाख रुपया हमको बेनिफिट पे करना पड़ा। क्या बोला? 40 लाख हमको पे करना पड़ा। बोल इन दोनों में से कौन 40-40 गिरेगा? सर प्लान असेट भी 40 से गिरेगा, डीबीओ भी 40 से। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। तो सेटलमेंट माने पेड है, उसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं। कर्टेलमेंट में प्रॉफिट लॉस है। क्या कर्टेलमेंट समझ में आया? लिखो। When a division of a company is closed, comma, the DBO is renegotiated and we have to find all the 3 balance sheet component we have to find, repeat करो, all the 3 balance sheet component after curtailment,
बिफोर कर्टेलमेंट तो हमारी बैलेंस शीट में ही होगा, आफ्टर कर्टेलमेंट हम लोग को कैलकुलेट करवाना पड़ेगा। पैरा चेंज, द डिफरेंस बिटवीन repeat the net liabilities before curtailment and after curtailment, repeat करके बोलो, the difference between net liability before curtailment and after curtailment इज गेन ऑब्लिक लॉस। लॉस कभी होगा नहीं, खाली क्वेश्चन पेपर में हो सकता है गेन ऑब्लिक लॉस, फुल स्टॉप। पैरा चेंज, देयर आफ्टर इफ सेटलमेंट हैपन्स, जो कि होता ही है, इफ बोलने का जरूरत नहीं है। देयर आफ्टर इफ सेटलमेंट हैपन्स, thereafter if settlement happens we reduce, माने it is treated, we reduce बाद में, happens it is treated as benefit paid, we reduce काट दो, we reduce सेकेंड सेंटेंस होने वाला है, it is treated as benefit paid। सेटलमेंट हो गया, पेमेंट कर दिए तो बेनिफिट पे तो किए ना भाई, अब जाओ ग्रेचुइटी ले लेकर के अपना अपना, आज तक का ग्रेचुइटी लेकर के जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा, सुन, ये कम क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, कम क्यों होता है। कारण है कि भाई उनको हम फ्यूचर सैलरी जो 5 साल बाद 10 साल बाद होने वाला है उसका प्रोजेक्ट करके ग्रेचुइटी निकाले हैं, और उनको लेकिन हम आज ही निकाल दे रहे हैं। समझे क्या बोला मैं? आप उनका 12 साल बाद वाला सैलरी के हिसाब से ग्रेचुइटी का अकाउंटिंग कर लिए हो और निकाल दिए मान लो 5 साल बाद, तो आज के हिसाब से फिर जितना भी नेगोशिएशन कर लो लायबिलिटी तो कम होके रहेगा ना यार। और अगर कोई अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट है उन्हीं लोगों में से, तो वो अमाउंट भी तो कम हो जाएगा ना। तो वो कम होता ही होता है, कम होगा ही। अकॉर्डिंगली आप अपना गेन लॉस निकाल लो। और वो लोग छोड़, 1 मिनट, अच्छा बात करो, कोई बात नहीं। और अगर सेटलमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी और बैंक एसेट दोनों कम हो जाएगा। दिस इज वेरी नॉर्मल फिनोमिना। अभी और जो मेरा 2-3 टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं रोक देता हूं। 2 जो टॉपिक मैंने अभी अभी पढ़ाया उस पे मेरे बुक में 3 क्वेश्चन है, उन तीनों को 5-5 मिनट में बना के आज की क्लास खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाँ लिखो, वी रिड्यूस बोथ, फुल स्टॉप, वी रिड्यूस, फुल स्टॉप के बाद वी रिड्यूस बोथ, आगे तुमको आता है प्लान असेट एंड डीबीओ। पेज 85, क्वेश्चन नंबर 8।
क्या चीज के ऊपर क्वेश्चन है बेटा? सीलिंग के ऊपर है। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे? पहले नेट कर लेते हैं एक बार, सीलिंग तो बाद में चेक करोगे ना। इसमें सीलिंग अमाउंट कौन सा है? खाली मेरे को एक लाइन में बोल दो, सीलिंग अमाउंट कौन सा है? थैंक यू। कैसे पता चला वो सीलिंग अमाउंट है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड एंड रिडक्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन। एकदम समझ में आया ना अच्छे से? तो पहले आप तीनों नेट बैलेंस शीट निकाल लो। ये 3 अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट्स और अनअमोटाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। इससे आपका नेट असेट आ जाएगा। बोलो, ये आप इसके पहले भी बनाए हुए हो? हाँ बोलो। बड़ा वाला सम में 3 बार बनाए थे। बोलो। 1100 सब दिया है क्वेश्चन में, देखो 1190 और 70। इसको ब्रैकेट में दे लेने की जरूरत नहीं है। यहां भी ऐसे ब्रैकेट कोई देना जरूरी नहीं है, माइनस होता है, मालूम है ये दोनों चीज। अब बताओ असेट सीलिंग कितने का है? आप पूरा नाम लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड एंड रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन 90 है। लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L 70 है। तीन नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट। थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोनों स्टाइल से आपको बना करके देता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मिला आपको अमाउंट सब? थोड़ा मेहनत करना। देखो मैं यहां बना रहा हूं, बिफोर करटेलमेंट तीनों फिगर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट और अनअमोटाइज्ड पास्ट। एक्चुअल में अगर पूछे ना तो इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है पूरा। कोई बच्चा अगर बहुत स्मार्ट होगा ना तो उसको आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा कि इतना रुपया का नेट प्रॉफिट है, 600 रुपया का प्रॉफिट है और 18 रुपया का लॉस है, क्योंकि लाइबिलिटी 600 रुपया से गिरा, लिखा हुआ है लाइबिलिटी फेल डाउन बाई 600 और ऊपर में लिखा असेट फेल डाउन बाई 18 रुपया।
अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट का शेयर लिखा ना 18 रुपया, तो नेट में आंसर भी मालूम है 582 आएगा, लिख दिया है। बट मैं क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया था, तो बोलो मेरा पुराना तीनों अमाउंट कितना है? 6,000, दो, वेरी गुड, 5,100, 180। आफ्टर कर्टेलमेंट 10% से दो चीजें गिर रही हैं। आफ्टर कर्टेलमेंट क्या चीज गिरेगा? नहीं, कोई चांस नहीं है। प्लान एसेट, वो तो इन्वेस्ट किया हुआ ना, मेरा LIC के पास वो पैसा पड़ा हुआ है, उसमें क्या फर्क है? मैं इंप्लॉई साथ बात कर रहा हूं ना। तो ये 10% से गिर के हो गया 5400, ये सेम रह गया 5100, ये 10% से गिर के हो गया 162, नेट बन गया 138। सो मेरा गेन ऑन कर्टेलमेंट आया 582। ये मैं लाया कैसे? 6,000 माइनस 600, 10% लिखा भी है। ये मैं लाया कैसे? 180 माइनस 10% लिखा है साफ साफ। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा करना बोरिंग लगता, उसको बोर लगना चाहिए, वो सीधा बोलेगा रिडक्शन इन DBO 600, रिडक्शन इन UAPSC अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट 18। ये असेट का रिडक्शन है, लाइबिलिटी का रिडक्शन है। लाइबिलिटी का रिडक्शन प्रॉफिट होएगा, असेट का रिडक्शन लॉस होएगा। तो नेट में 582 का गेन। ये ऑल्टरनेटिवली आराम से दोनों को कॉपी कर लो। हम लोग का कौन सा सम बचा? 1, 5 और 10। 1, 5 और 10। अच्छा, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। नहीं, होमवर्क का क्लास वर्क का तो हम कराएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार ध्यान दो, पढ़ो एक बार खाली। 1, 2 और 3 आप लोग आज बना दोगे, हम आपको सोल्यूशन शीट भेज देंगे, आज ही जाके बना लेना। पेज 87, क्वेश्चन नंबर 1, खाली पढ़ने बोल रहा हूं। उज्जवल अगर क्लास में रहता तो मेरे को अच्छा लगता, उसी का डिस्कशन है यहां पर। पढ़िए जरा। नहीं, वो सब ठीक है। सैलरी में ग्रोथ हमको 4 बार का लेना है, 5 बार का नहीं लेना है। आप इसको देखो, क्यों मैं इस बार 4 बार का लेना चाहता हूं उसको। हाँ, टाइम दो ना थोड़ा सा। उस सम में बिगिनिंग वाली बात हुई थी, अगर आपको याद हो तो, और फर्स्ट ईयर एंड में मेरे को पहला ग्रोथ मिल गया था। यहां साफ साफ लिखा है सैलरी इन ईयर 1 इज इतना, एंड देयर विल बी ए ग्रोथ ऑफ 10% ईच ईयर। तो अगर ये ईयर 1 का है तो ईयर 2 का कितना होगा? 10% ज्यादा 3 का, 10% ज्यादा 4 का, 10% ज्यादा 5 का, 10% ज्यादा, तो 4 बार ही तो ग्रोथ मिला ना। और उस सम में, मेरे सम में 5 बार ग्रोथ क्यों मिला था? कि पहला वाला बिगिनिंग में था,
तो हम लोग फर्स्ट ईयर एंड में पहला साल का ग्रोथ ले लिए थे, सेकेंड ईयर एंड में दूसरा साल का ग्रोथ, तीसरा साल का ग्रोथ, चौथा और पांचवा साल का ग्रोथ। तो 5 बार ग्रोथ मिला था, यहां पे आपको 4 बार ग्रोथ लेना है। तो एक बार 12,000 रुपया को 4 बार ग्रोथ दिलवाओ तो 12,000 इंटू 1.1, फिर और एक बार इंटू 1.1, फिर और एक बार इंटू 1.1, फिर और एक बार इंटू 1.1। हट मेरा आया 17,569। ये आपका ग्रेचुइटी माने सैलरी है। इज इट डन? इसका 1% एवरी ईयर मिलेगा आपको, इंटू 1% इज 176 रुपीज। ये आपका ग्रेचुइटी एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर है, बेनिफिट ऑफ ईच ईयर। इसको डिस्काउंटिंग करोगे तो पीवी आएगा। ये 5 साल तक आपको मिलेगा, तो 880 रुपया का लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। जब आप सम बनाओगे ना तो 5 साल का टेबल के बाद फाइनल फिगर 880 तक आना चाहिए। समझ गए ना? फिर भी हम आपको एक बार खाली दिखा दें, ये जो फिगर है ना, ये फिगर था 17569 जो भी आप लाए थे, ये आ गया था 1% 176। ये 5 साल मल्टीप्लाई किए तो 880 रुपया आया था। ये ग्रेचुइटी एट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर 176 रहेगा। ये डिस्काउंटिंग रेट, आपका रेट आप देखेंगे क्या परसेंटेज दिया हुआ है, ये 10% दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली जो भी आएगा, ये वाला 1 रहेगा या अगले 4 साल का रहेगा, ये निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल करके देखना लास्ट में 880 पहुंच जाएगा। तीनों सम आपको आता है, आप बना लीजिएगा। मंडे मिलते हैं 2 बजे।